हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिपाल और द ऑप्शंस ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ और लाइव ट्रेडिंग वीडियोस पोस्ट करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ फॉर बिगिनर्स के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी। तो ऑप्शन बायर के लिए ये स्ट्रेटजी है। तो लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है, हमें लॉन्ग स्ट्रैडल कब यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है और हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रैटेजी एक्सपायरी डेज़ के ऊपर एफिशिएंटली कैसे वर्क करता है या फिर हम इसको कैसे एफिशिएंटली वर्क करा सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर तो लॉन्ग स्ट्रैडल है क्या? तो लॉन्ग और स्ट्रैडल, लॉन्ग मतलब बाय और स्ट्रैडल मतलब दोनों साइड का पोजीशन, अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड का पोजीशन हम रखते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, दोनों साइड का पोजीशन रखने मतलब हम कॉल को भी बाय करेंगे और पुट को भी बाय करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ उन्होंने प्रीडिफाइन रूल दिए हुए हैं इस स्ट्रेटजी के लिए। तो इस स्ट्रेटजी के रूल्स क्या है कि जो कॉल और पुट है वो दोनों भी सेम इंडेक्स या फिर सेम स्टॉक के होने चाहिए। ओके, दूसरा रूल है कि जो स्ट्राइक प्राइस है, जो आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ले रहे हो उनका जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो सेम होना चाहिए। तीसरा रूल ये है कि एक्सपायरी जो है दोनों की, कॉल और पुट की, सेम होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें वो सेटिस्फाई करता होगा तो वो सेटअप को हम या फिर वो स्ट्रैटेजी को हम लॉन्ग स्ट्रैडल कह सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो 21,200 का कॉल और 21,200 का पुट, दोनों का स्ट्राइक प्राइस सेम है और दोनों का एक्सपायरी भी सेम है और दोनों बैंक निफ्टी से बिलोंग करते हैं। तो इनको इनके अंदर हम अगर एंट्री करते हैं तो हम उसको लॉन्ग स्ट्रैडल कह सकते हैं। सेम 10,400 का कॉल है, 10,400 का पुट है, उनका एक्सपायरी 18 जून है, तो वो भी हम एंट्री करते हैं तो हम इसको लॉन्ग स्ट्रैडल कह सकते हैं। सेम 1700 का कॉल है और सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट भी है और ये मंथली एक्सपायरी का है। तो ये मतलब अब रिलायंस के ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको भी, इसके अंदर अगर एंट्री करते हैं तो हम इसको भी लॉन्ग स्ट्रैडल कह सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको यूज़ कब करना है। तो इसको यूज़ हमें तब करना है कि हमारा जब पूरा स्टडी हो जाएगा मार्केट के बारे में, अपना फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सब एनालिसिस करने के बाद में अगर हमको ये पता चलता है कि एक शार्प मूव आने वाला है पर हम श्योर नहीं है कि हाँ डायरेक्शन कौन सा होगा, अप साइड होगा या फिर डाउन साइड होगा, लेकिन हमें इतना कंफर्म है कि एक कौन सी भी एक साइड में एक शार्प मूव आ सकता है। उस केस में हमें लॉन्ग स्ट्रैडल का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब नहीं यूज़ करना है इसको। तो हो सकता है कि आपको पता हो कि मार्केट आज रेंज बाउंड हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, तो उस केस में आपको इसको यूज़ नहीं करना है। सेकंड है कि अगर आपको श्योर है कि यार अपसाइड, यहाँ से अपसाइड जाने वाला है मार्केट, तो उस केस में मत कीजिए। उस केस में आप कॉल बाय कर सकते हैं या फिर पुट को शॉर्ट करके स्टॉप लॉसेस वगैरह लगा के छोड़ सकते हैं। उस केस में आपको लॉन्ग स्ट्रैडल की ज़रूरत नहीं है। सेम केस अगर आपको श्योर है मार्केट डाउन साइड जाने वाला है तो उस केस में भी आप पुट बाय करके या फिर कॉल को शॉर्ट करके स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड कर सकते हो। उस केस में आपको लॉन्ग स्ट्रैडल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर ये स्ट्रैटेजी के अंदर रिस्क कितना इन्वॉल्व है। ओके, तो हम देखते हैं। तो इसके अंदर रिस्क जो है वो मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता है जितना हमने प्रीमियम पे किया हुआ है। ओके, तो उसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो कि हमने बैंक निफ्टी के अंदर 22,000 का कॉल 150 रुपये के रेट के ऊपर 20 क्वांटिटी यानी कि एक लॉट लिया, तो उसका अमाउंट होता है कुछ 3,000 रुपीज़। ओके, सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमने पुट बाय किया, उसका भी प्रीमियम 150 के आसपास होगा, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमने 150 लिया तो उसका भी अमाउंट सेम रहेगा 3,000 रुपीज़। तो हमारा टोटल प्रीमियम अभी हो गया है 6,000 रुपीज़। ओके,
तो मैक्सिमम लॉस कब होगा कि अगर मार्केट जो है वो सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्लोज होता है, मतलब 22,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही मार्केट एक्सपायर होता है, तो हमारा जो प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम हो गया 6,000 रुपीज़, तो वो हमारा टोटल प्रीमियम लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, अगर उस सेम स्ट्राइक प्राइस पे होता है तो, अगर नहीं हुआ अगर नहीं हुआ तो फिर हम उसके लिए एक ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, और ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद में समझेंगे कि कितना लॉस और कैसे होगा करके। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारा सी का रेट है और पी का रेट है, यहाँ पे मैंने अभी 150 रुपये लिया हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी कुछ भी और हो सकता है। तो आपको आपका कॉल का रेट, पुट का रेट, दोनों का ऐड करके जितना पॉइंट्स आएगा, वो पॉइंट्स आपको आपकी जो स्ट्राइक प्राइस जिसके ऊपर आपने लिया है उसके अंदर प्लस और माइनस करना है, अप साइड और डाउन साइड। जैसे कि मेरा अभी स्ट्राइक प्राइस है 22,000 का, तो उसके अंदर मैं 300 पॉइंट्स ऐड करूँगा, तो अप साइड में मेरा 22,300 मेरा ब्रेक इवन हो गया, और डाउन साइड में 22,000 में से 300 मतलब 21,700 का मेरा डाउन साइड में ब्रेक इवन हो गया। ओके, तो ब्रेक इवन कैलकुलेट हो गया। तो उसके बाद में, तो ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो डाउन साइड है मतलब 21,700 और अप साइड 22,300, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट क्लोज होता है, एक्सपायर होता है, तो हमें लॉस होने वाला है। हमारा मैक्सिमम लॉस 6,000 होगा जब हमारा 22,000 के ऊपर एक्सपायर होगा तब। लेकिन अगर मार्केट 21,700 से लेकर 22,300 के बीच में कहीं भी एक्सपायर होता है तो हमारा इस ट्रेड में लॉस होगा। मैक्सिमम 6,000 होगा, लेकिन कम से कम लॉस भी इन रेंज में हो सकता है। ओके, रिस्क तो हमने देख लिया, अभी रिवार्ड। तो रिस्क बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व है, और रिवॉर्ड देखते हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो वो तो है हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो वो कैसे, उसका एग्जांपल देखते हैं। सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल, सेम स्ट्राइक प्राइस 22,000 का स्ट्राइक प्राइस है, उसके ऊपर हमने सेम क्वांटिटी सेम रेट के ऊपर लिया, तो हमारा प्रीमियम हो गया अराउंड 6,000 रुपीज़। ओके, 3,000। तो हमने फिर से ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया इसका, तो वो 300 पॉइंट्स का आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमें लोअर साइड का ब्रेक इवन है और ये अप साइड का ब्रेक इवन है, अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है 22,300 पे और 21,700 के ऊपर, तो इस ट्रेड में हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। इन दोनों के बीच में अगर होता है तो हमें लॉस होना है। लेकिन 22,300 के ऊपर मतलब 22,400, 22,500 या फिर 21,700 के नीचे, जैसे कि 21,600, 21,500, ऐसे जितना ये इस रेंज के बाहर जितना क्लोज होगा, एक्सपायर होगा, उतना हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो वो कैसे, फिर वो कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि 22,300 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, जैसे कि 22,400 पे क्लोज हो गया। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितने पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है 22,300 के ऊपर, 22,300 के ऊपर 100 पॉइंट्स, मतलब 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स इंटू 20 क्वान्टिटीज़, 100 पॉइंट्स और 20 क्वांटिटी हमने जो लिए थे इधर, तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया। ओके, ये था अप साइड के बारे में। अभी डाउन साइड के बारे में, अगर मान लो कि मार्केट डाउन साइड जाता है तो 21,700 के नीचे क्लोज होता है, जैसे कि 21,200 पे क्लोज हो गया, बहुत ज़्यादा डाउन साइड हो गया और 500-600 पॉइंट का मुँह नीचे तक आ गया, तो 21,700 में से अगर 21,200 मतलब 500 पॉइंट का मूव हुआ है। ओके, तो यहाँ से 500 पॉइंट्स इंटू 20 क्वान्टिटीज़, तो अराउंड 10,000 का हमारा प्रॉफिट होगा डाउन साइड में। ओके, और एक बात, जब मैं बोलता हूँ कि प्रॉफिट 2,000 होगा, मतलब हमारा जो प्रीमियम पे किया हमने 6,000, उसके ऊपर हमें 2,000 मिलने वाला है। ये हमने जो प्रीमियम पे किया था वो प्लस 2,000 रुपीज़। ओके, तो रिस्क और रिवार्ड को हम यहाँ पे एक ड्राइंग के ऊपर समझते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 21,700, 21,800, 21,900 ये जो है वो बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस है। ओके, और ये हमने जो एग्जांपल लिया था वो 22,000 का, तो उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैंने 22,000 का कॉल और 22,000 का पुट ये मैंने 150 के रेट के ऊपर सुबह बाई किया। ओके, 9:30 के आसपास। तो ये मैंने एक्चुअली सिंगल डे का एग्जांपल लिया है, लेकिन आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फ्राइडे को बाय करते हैं और एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, या फिर मंथ के स्टार्ट में बाय करते हैं, या फिर मंथ के मिड में बाय करते हैं और उसको एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं। तो ये उनका चॉइस है। अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि ऑप्शन बायर के लिए ओवरनाइट पोजीशन रखना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। तो ये मेरा ओपिनियन है, अगर कोई रखता है तो वो उनका चॉइस है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जो दे रहा हूँ, मैं स्पेशली एक्सपायरी डे के रिलेटेड दे रहा हूँ, तो आपको उस तरह से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो मान लो कि 9:30 के आसपास मैंने इसका कॉल और पुट 150 के रेट के ऊपर बाई किया। बाद में पूरा दिन मार्केट इधर उधर गया और एंड में जब मार्केट एक्सपायर होने वाला है तो मार्केट सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, मतलब 22,000 के ऊपर ही एक्सपायर होता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो कॉल का जो 150 रुपये का जो प्रीमियम है वो हो जाएगा ज़ीरो, और पुट का भी प्रीमियम हो जाएगा ज़ीरो। तो हमें इस केस में मैक्सिमम लॉस होने वाला है जब हमारा 22,000 के ऊपर, मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एक्सपायरी होगा। तो ये हमारा मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है। मैं इसके अंदर ये रिस्क के बारे में इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को बहुत इजीली ट्राई करने का चालू कर दिया है। पेपर ट्रेड नहीं कर रहे, कुछ नहीं, और इजीली चालू कर रहे हैं उसको। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर इतना रिस्क इन्वॉल्व है करके। ओके, सेकंड जो सिनेरियो था लॉस का, तो वो क्या था वो हम देखते हैं अभी। मान लो कि हमने जो ब्रेक इवन सेम सेम है, या स्ट्राइक प्राइसेस वगैरह सेम एग्जांपल है, हमने 22,000 का कॉल और 22,000 का पुट लिया है। तो यहाँ से और 150 और ये 150, तीन दोनों को मिला के 300 हो गया। 300 अप साइड में और 300 डाउन साइड में, मतलब ये हमारा अप साइड में ब्रेक इवन हो गया और ये हमारा डाउन साइड में ब्रेक इवन हो गया। जब मार्केट का एक्सपायरी इस रेंज में होता है तो हमें लॉस होना ही होना है। तो ये केस कौन सा है दूसरा, देखो कि कॉल का प्रीमियम जो था वो 150 रुपये था स्टार्टिंग में, सेशन के स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में, और पुट का प्रीमियम 150 था। लेकिन जब एक्सपायरी हुई तो मार्केट इधर उधर जहाँ चाहे गया होगा, लेकिन जब एक्सपायरी हुई तो मार्केट यहाँ पे था 22,250 के पास। ओके, सेंटर में 22,250 के ऊपर था, और यहाँ पे एक्सपायर होने के बाद में कॉल का जो प्रीमियम रहेगा वो 250 रुपये रहेगा, और पुट का प्रीमियम तब तक जीरो हो चुका होगा। ओके, क्योंकि ये कॉल जो है वो उस वक्त इन द मनी रहेगा और पुट आउट ऑफ द मनी हो गया करके, इसलिए इसका प्रीमियम ज़ीरो रहेगा। एक ऑप्शन के पीछे हमें 50 रुपये का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो लॉस में चला गया। तीसरा सिनेरियो हम देखते हैं, अगर मार्केट का एक्सपायरी होता है 21,850 के ऊपर। सेम एग्जांपल है, 22,000 का हमने कॉल और पुट बाय किया है सेम 150 के प्राइस के ऊपर, और हमारा एक्सपायरी जो है वो 22,000 के नीचे होता है, लेकिन 21,850 जो कि हमारा डाउन साइड ब्रेक इवन के अंदर ही है। तो हमारा पुट का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे एक्चुअली 150 रुपये होगा, क्योंकि यहाँ से ये 150 पॉइंट नीचे है। लेकिन कॉल का प्रीमियम हमारा ज़ीरो हो गया होगा, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी कॉल हो गया है इसलिए, और पुट जो है वो इन द मनी 150 रुपये रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा लॉस 150 रुपये का हो रहा है पर ऑप्शन। ओके, तो ये ट्रेड भी हमारा लॉस में जाएगा, क्योंकि हमने डाउन साइड ब्रेक इवन क्रॉस नहीं किया है। नेक्स्ट सिनेरियो है कि मान लो कि हमारा एक्सपायरी जो है वो 21,700 के ऊपर होता है, जो कि डाउन साइड में ब्रेक इवन है। ओके, ये जो ब्रेक इवन है उसके ऊपर होता है। तो स्टार्ट तो हमने 150 पे किया था, लेकिन एक्सपायरी के टाइम पे
जो पुट का प्रीमियम है वो यहाँ से 300 पॉइंट डाउन होने की वजह से पुट का प्रीमियम 300 मिलेगा, लेकिन कॉल का जो प्रीमियम है वो 0 हो गया होगा। तो इस केस में हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन चार्जेस वगैरह मिला के वो फिर लॉस में ही चला जाता है, तो मैं भी इसको लॉस ही कंसिडर करता हूँ। तो एक सिनारियो है फिर हमारा कि प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट कब होगा, तो ये जो हमारा ब्रेक इवन का रेंज है यहाँ से 300 पॉइंट अप 300 पॉइंट डाउन, इन इस रेंज के बाहर जब कोई भी एक्सपायरी होती है, ओके, तो यहाँ से स्टार्ट किया था 150 के ऊपर 150, लेकिन जब एक्सपायरी हुई तो वो 22,400 के ऊपर, जो कि अपसाइड का ब्रेक इवन है, उसके ऊपर 100 पॉइंट्स। तो हमें जो कॉल का जो प्रीमियम है वो होगा 400 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ से वो 400 पॉइंट ऊपर है, इसलिए हमें उसका कॉल का प्रीमियम 400 पॉइंट मिलेगा। लेकिन पुट आउट ऑफ द मनी होने की वजह से उसका प्रीमियम 0 हो जाएगा एक्सपायरी के टाइम पे, तो हमें उसके अंदर लॉस होगा। लेकिन हमारा कॉल जो है वो हमें 400 रुपये में एक कॉल का जो प्रीमियम है वो रहेगा। इनका जब अगर हम एडिशन करते हैं वो हो गया 300, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो कॉल है वो हमें 100 पॉइंट्स, हमारे एक्चुअल जो हमने अमाउंट इसके अंदर डाला था उसके ऊपर हमें 100 पॉइंट्स दे रहा है एक ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पे हम 100 इंटू 20 मतलब 20 क्वांटिटी, एक कॉल ऑप्शन के ऊपर हमने 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो हमारे पास 20 क्वांटिटी है, तो वो हमें मिल गए 2000 रुपीज़ प्रॉफिट यहाँ पर। ओके, यहाँ से ज़्यादा अपसाइड मूव होता है, अपसाइड जाता है, तो उस तरह से वो प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन इस रेंज के अंदर अगर मार्केट रहता है, ये इतनी रेंज के अंदर मार्केट रहता है, तो आपका लॉस कन्फर्म है। ये था थेराटिकल नॉलेज इसका। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा तो वो डॉक्यूमेंटेड है, थेराटिकल नॉलेज है। ओके, कि आप एक लॉन्ग स्ट्रैडल में एंट्री करते हो और आप उसको एक्सपायरी तक होल्ड करके रखते हो, तो आपको वो रेंज के बाहर एक्सपायरी होने के बाद में आपको प्रॉफिट होगा, और उसके रेंज के अंदर होता है तो आपको लॉस होगा। तो ये सब थेराटिकल नॉलेज है उसका लॉन्ग स्ट्रैडल के पीछे। लेकिन अगर हम थोड़ा इसको और डीप जाके चेक करें कि एक्चुअल में होता क्या है, ओके, तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हम कुछ इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं क्या, कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, छोटे मोटे चेंजेस करके इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्या। क्योंकि जो ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं हम लॉन्ग स्ट्रैडल जो उन्होंने दिया हुआ है, या फिर जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, या फिर वहाँ पे हमारे चांसेस हाईएस्ट है लॉसेस के। ओके, थोड़ा माइनर मॉडिफिकेशन हम करके या फिर कुछ और चीज़ें जिसके ऊपर हम ध्यान देके इसको अच्छे से इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकते हैं क्या, हम वो देखते हैं। ओके, तो हम चेक करते हैं इसको फिर अपसाइड ट्रेंड, और जिसके अंदर हम प्रीमियम डीके का इसके अंदर स्टडी करेंगे। ओके, लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर तो हमारा व्यू था कि एक अपसाइड शार्प मूव आएगा, इसकी वजह से हमने, लेकिन हमें डायरेक्शन कंफर्म नहीं था, इसलिए हमने इस ट्रेड के अंदर एंट्री किया है। ओके, 930 के 930 के ऊपर, और 20,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर हमने कॉल और पुट के अंदर इसके अंदर एंट्री किया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट आवर्स बढ़ते गए तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर अपसाइड मूव आ रहा है, अपसाइड ट्रेंड है, लेकिन वो बहुत मतलब एकदम शार्प मूव नहीं है, स्लोली स्लोली जा रहा है। तो और एक्सपायरी के टाइम पे वो 22,400 के आसपास वो उसने क्लोजिंग दिया है, एक्सपायरी हुआ है। मतलब हमारा एनालिसिस सही था, लेकिन वो जो शार्प मूव आने वाला था वो नहीं आया, लेकिन हमारा ट्रेड फिर भी पॉजिटिव रहेगा या फिर प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि हमने क्लोजिंग जो है वो ब्रेक इवन के बाहर दी है इसलिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसका प्रीमियम जो है वो किस तरह से डीके होता है करके। स्टार्ट में वो 150 पे था कॉल और पुट का, जैसे ही 11 बजे, तो 11 बजे मार्केट यहाँ पे मूव हुआ, मतलब 100 पॉइंट्स अप साइड में गया, तो जो कॉल का पुट प्रीमियम था वो 200 हो गया, और पुट का जो प्रीमियम है वो 100 रह गया। अभी यहाँ से
जो 200 जो बना है, मतलब ट्रेडर्स को और भी लगता है कि यहाँ से 100 पॉइंट्स अब जा सकता है। ये उनके सब होप्स है कि होगा, इतना हो सकता है करके। और थोड़ा फर्दर मूव करते हैं हम, तो देख सकते कि जैसे ये 1 बजे के आसपास टाइम आ गया तो 22,200 के ऊपर मार्केट है अभी। ओके, उस वक्त कॉल का जो प्रीमियम है वो 250 है। ओके, यहाँ पे था तो लोगों को यहाँ से 100 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन था। जैसे ही टाइम कम हुआ, भले वो 100 पॉइंट ऊपर गया हो, लेकिन अभी लोगों के एक्सपेक्टेशंस कम हो गए क्योंकि एक्सपायरी के लिए टाइम कम बचा है अभी। ओके, तो लोगों का अभी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ से एटमोस्ट ये 50 पॉइंट्स जा सकता है, और पुट का प्रीमियम वैसे ही कम होते होते जा रहा है। ये एक रफ अमाउंट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, लेकिन आपको यहाँ से एक आइडिया आ जाएगा कि प्रीमियम डीके वर्क कैसे करता है। 2 बजे मार्केट और 100 पॉइंट्स अपसाइड जाता है, उस केस में अब कॉल का प्रीमियम जो है वो 335 है। जो यहाँ पे 50 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन करते थे, अभी वो 35 पॉइंट्स का मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं क्योंकि अभी एक्सपायरी को टाइम कम बचा है। ओके, और मार्केट आखिरी में क्लोज होता है 22,400 के ऊपर। तो जो कॉल का प्रीमियम है वो अभी 400 हो जाएगा क्योंकि कॉल इन द मनी है, और पुट का प्रीमियम 0 हो जाएगा क्योंकि पुट अभी आउट ऑफ द मनी हो गया है इसलिए। तो ये प्रीमियम डीके हमने यहाँ पे देखा, और ये एक सिनारियो है कि मार्केट अपसाइड ट्रेंड दिखा रहा है। ओके, सेकंड सिनारियो ऐसा है कि रेंज बाउंड मार्केट में प्रीमियम डीके कैसे होगा। तो मान लो कि हमने मॉर्निंग में 9:30 के आसपास उसको एंट्री किया, उसके बाद में 11 बजे तक मार्केट 22,200 तक चला गया। ओके, तो उस वक्त जो कॉल का प्रीमियम है वो 280 तक चला गया होगा, और पुट का प्रीमियम कम होके 70 तक आ चुका होगा। ओके, अभी 280, यहाँ से लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि 80 पॉइंट्स तक जाएगा करके, क्योंकि टाइम इतना बचा हुआ है। ओके, मार्केट पुट यहाँ से इतना आउट ऑफ द मनी है पुट के अंदर, फिर भी इतना प्रीमियम है क्योंकि लोगों को होप्स है कि यहाँ से मार्केट और डाउन साइड जा सकता है करके। इतना टाइम बाकी है तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कुछ हो सकती है। उस पॉसिबिलिटी के ऊपर इतना प्रीमियम उसका बना हुआ है अभी भी। फिर थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि 12 बजे है और मार्केट उसी लेवल पर है जहाँ पे हमने बाय किया था, मतलब 22,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। लेकिन अगर हम उनका प्रीमियम देखेंगे तो वो 110 के ऊपर है। हमने इनिशियल जब हमने एंट्री किया था उसका प्रीमियम था 150 रुपये, और हमने 2-2.5 घंटे के बाद में उसी लेवल पे हम वापस आते हैं तो हमारा प्रीमियम 40-50 पॉइंट से कम हुआ होता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि प्रीमियम डीके का इफ़ेक्ट कितना होता है इसके अंदर। ओके, तो लॉन्ग स्ट्रैटर के अंदर आप प्रीमियम या फिर ऑप्शंस बाइंग के अंदर ज़्यादा टाइम तक आप ऑप्शंस को होल्ड नहीं कर सकते, आपको उसको कहीं ना कहीं लिमिट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको प्रीमियम डीके का इफ़ेक्ट ना हो। तो इसको फिर कंटिन्यू करते हैं, और थोड़ी देर के बाद में ये फिर मार्केट डाउन साइड गया। अभी आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो अपना ना ही अप साइड का ब्रेक इवन क्रॉस कर रहा है, ना ही डाउन साइड का ब्रेक इवन क्रॉस कर रहा है। मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट किया था 150 पे, लेकिन सब मूव होके आखिरी में वो 0 पे एंड हो रहा है। तो ये रेंज बाउंड के अंदर प्रीमियम डीके का कैसा इफेक्ट होता है। पहले की कॉल अप साइड जाने के बाद में कॉल का प्रीमियम बढ़ा, पुट का कम था, फिर डाउन साइड में स्विंग आया तो पुट का प्रीमियम बढ़ा, कॉल का प्रीमियम घट गया। तो इस तरह से वो प्रीमियम डीके इसके ऊपर वर्क करता है। ओके, तीसरा हम सिनेरियो देखेंगे कि बिगिन विथ ट्रेंड, मतलब हमने एनालिसिस किया कि हम लॉन्ग स्ट्रैडल में एंट्री करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी लग रहा है कि यहाँ से एक अपसाइड शार्प मूव आएगा करके। तो जैसा हमने प्लान किया था, हमने कॉल और पुट के अंदर एंट्री किया और एक अपसाइड अच्छा मूव आया भी। मतलब ये केस हम देख रहे हैं कि बिगिन विथ ट्रेंड, मतलब ऐसा सेशन जिसके अंदर शुरुआत में ट्रेंड होगा लेकिन बाद में वो फिर साइडवेज हो जाएगा वहाँ से उसी रेंज में। ओके, तो यहाँ पे शुरुआत में एक ट्रेंड आया, फिर
उसके बाद में वो धीरे धीरे साइडवेज होने लगा। तो उसके अंदर प्रीमियम डीके कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। सी पी 150 पे थे, यहाँ से मार्केट शार्प मूव हुआ तो यहाँ पे अभी 10 बजे मार्केट 22,200 पे है। तो कॉल का जो प्रीमियम है वो 300 रुपये रहेगा। इसके अंदर 300 रुपये क्यों रहेगा कि यहाँ से लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से इतना टाइम बाकी है तो वो 100 पॉइंट्स यहाँ से जाना ही जाना है। ओके, और पुट में भी उसका प्रीमियम 80 पे आ गया क्योंकि यहाँ से 200 पॉइंट भले ये दूर होगा, लेकिन लोगों को फिर भी एक्सपेक्टेशन है कि इतना टाइम बाकी है तो यहाँ से ये डाउन साइड और भी आ सकता है। ओके, तो उसके बाद में फिर 12 बजे अगर हम देखते हैं तो 22,300 पे मार्केट चला गया है। 22,300 पे 12 बजे मार्केट जाने के बाद लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है कि यहाँ से और हाफ सेशन पेंडिंग है। हाफ सेशन में कम से कम यहाँ से ये 70-80 पॉइंट्स का मूव दे सकता है अप साइड में। तो कॉल का प्रीमियम जो है वो उसका वैल्यू प्लस 70 रुपीज़ उसके ऊपर, तो उस तरह से उसका प्रीमियम दिखेगा या फिर इसका रहेगा। पुट का प्रीमियम अभी 40 पे आ गया है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से नीचे जाने के जितने कम होते जा रहे हैं वैसे उसका प्रीमियम घटते जा रहा है उसका। ओके, और यहाँ से आप देखिए कि 2 बजे जब मार्केट 22,400 पे है तो जो कॉल का प्रीमियम है वो 450 रुपये है, क्योंकि यहाँ से लोगों को लगता है कि अभी 1 और 1.5 घंटा यहाँ से और बचा हुआ है। तो यहाँ 1-1.5 घंटे में मार्केट 50 पॉइंट्स का मूवमेंट तो दे ही देगा, लेकिन मार्केट वहाँ से साइडवेज हो जाता है। और पुट का प्रीमियम आप देखोगे तो यहाँ पे 10 से 15 रुपये बचा है बस यहाँ से, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से नीचे आने की बहुत कम हो जाती है। तो उस हिसाब से उसका प्रीमियम भी बहुत कम हो गया है, 150 से 15 रुपये तक आ गया है। और कॉल का प्रीमियम अभी 450 रुपये भी है, क्योंकि 2 बजे उसका पॉसिबिलिटी बनता है कि यहाँ से 1.5 घंटे में और 50 रुपये का मूवमेंट दे सकता है करके। लेकिन उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो गया और एक्सपायरी 22,400 पर ही हुआ। तो जो 450 का प्रीमियम था वो भी कम होते होते वो 400 तक रह गया। ओके, अभी एक इन द मनी कॉल है तो उसका 400 रहेगा, और ये आउट ऑफ द मनी पुट है तो इसका 0 रहेगा। तो इस तरह से ये प्रीमियम डिक्की इसका वर्क करेगा। अगला है एंड विथ ट्रेंड, मतलब सेशन जो है वो एंड तक एक रेंज में रहेगा और एंड आने के बाद में, मतलब जहाँ पे एंड स्टार्ट होगा सेशन का वहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा डाउन साइड मूव आया हुआ है। हमने स्टार्ट यहाँ पे किया था 150 के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे 11 बजे के आसपास जब 22,100 पे गया तो उसका जो कॉल का प्रीमियम है वो 220 के आसपास चला गया। यहाँ से उसका एक्सपेक्टेशन इतना था कि यहाँ से और ये मूव हो सकता है करके, और पुट का प्रीमियम 90 रुपीज़ है। सेम यहाँ पर भी प्रीमियम देके आप देख सकते हो कि रेंज बाउंड है। तो अभी मार्केट पुट का प्रीमियम 190 हो गया और कॉल का 80 रुपीज़ हो गया, क्योंकि यहाँ से चांसेस अभी उनके उस हिसाब से बन रहा है कि चांसेस कितने बचे हैं, टाइम कितना बचा है, क्या इतना पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या। तो रेंज बाउंड मार्केट है तो यहाँ पे आते आते उसका 100 रुपये एक साइड में प्रीमियम डीके हो गया। लेकिन 2:30 बजे कुछ जो भी हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी होगा उसके ऊपर, उसके बाद में क्या होगा कि वो मार्केट सडनली डाउन साइड मूव होता है। ओके, तो डाउन साइड इतना मूव होता है कि जो पुट है उसका जो प्रीमियम 50 रुपये बचा था वो अभी एक्सपायरी के टाइम पे 400 रुपये हो गया है, और जो कॉल है जिसका 50 रुपये प्रीमियम बचा था वो अभी 0 हो गया, क्योंकि इस लेवल पे दोनों एट द मनी थे। लेकिन जब इस लेवल पे गए तो जो पुट है वो इन द मनी हो गया और कॉल जो है वो आउट ऑफ द मनी हो गया। तो यहाँ पे आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उसने डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक करके नीचे एक्सपायरी दिया उसके। तो ये सिनारियो था कि एंड विथ ट्रेंड, मतलब सेशन के आखिरी में, पूरा सेशन चल रहा तब तक रेंज बाउंड था, आखिरी में उसने एक ट्रेंड दिया। अगर हम लास्ट एक्सपायरी देखें 18 जून की, तो उस एक्सपायरी में हम देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है अपसाइड में, जो ट्रेंड आया था वो आखिरी में आया था, 1-2 बजे के आसपास ही आया था। तो उसको आप इस एग्जांपल से कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो मतलब यहाँ पे डाउन साइड मूव है आखिरी में, वहाँ पे अप साइड मूव था।
तो फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर एंट्री करने के बाद में हमें ज़रूरी नहीं कि उसको एक्सपायरी तक होल्ड करके रखें। अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे कि हमारे एंट्री करने के बाद में हम जब मार्केट 22,200 पे गया था, तो पुट का जो प्रीमियम है वो 70 रुपीज़ बचा हुआ था और कॉल का 280 रुपीज़ हो गया था। और हमें ब्रेक इवन के लिए चाहिए कितना? ओके, ब्रेक इवन के लिए हमें चाहिए टोटल 300 पॉइंट्स, मतलब 150 और ये 150। अगर हम इन दोनों का एडिशन करते हैं तो कितना होता है वो 300 को क्रॉस करके जा रहा है। मतलब हम, भले ही मार्केट आपका यहाँ पे होगा, लेकिन हम ऑलरेडी प्रॉफिट के बारे में हम ब्रेक इवन क्रॉस कर चुके हैं। तो हमें एक्सपायरी तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है इसको। अगर हमें प्रॉफिट यहाँ पे होता है तो हम इसको यहीं पे निकाल सकते हैं। ओके, अगर हम कैलकुलेट करें इसको तो हम ऑलरेडी अपने ट्रेड के अंदर 1000 रुपीज़ प्रॉफिट में यहाँ पर ही है। तो हम अगर देखते थे 280 इंटू 20 और 70 इंटू 20, तो अगर हम उसका एडिशन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमने 6000 रुपीज़ का ट्रेड लिया था और अभी हमारा करंट वैल्यू चल रहा है 7000, यानी कि हम 1000 रुपीज़ ऑलरेडी प्रॉफिट में है यहाँ पर। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट भले ही रेंज बाउंड हो, लेकिन आपको यहाँ पे ब्रेक इवन क्रॉस करने से पहले ही आपका ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में आ गया है। ब्रेक इवन का आप यूज़ कब करते हो कि जब एक्सपायरी पर वो ब्रेक इवन के बाहर एक्सपायर हो। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है कि आप ब्रेक इवन क्रॉस करने से पहले ही प्रॉफिट में आ जाते हो। वो कैसे कि ये उसका एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो। ओके, बाकी फिर आप प्रीमियम डीके का इधर इफेक्ट तो देख ही रहे हैं। यहाँ पर भी एक हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है एंड तक होल्ड करने की। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कॉल और पुट दोनों 150 पे थे और 10 बजे के आसपास 22,200 पे अगर मार्केट जाता है तो हम देख सकते हैं कि प्रीमियम जो है वो कॉल का वो 300 पे चला गया है और पुट का प्रीमियम 80 रुपये है। यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है वो रफ है। ओके, मतलब ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर से प्रीमियम डीके का कंसेप्ट समझ में आ सकता है हमें। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे ब्रेक इवन को क्रॉस भी नहीं किया अभी तक, लेकिन आपका ट्रेड जो है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। यहाँ पर 80 पॉइंट आप प्रॉफिट में हो यहाँ पर। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसी पॉइंट के ऊपर अगर शार्प मूव आता है और इसी पॉइंट के ऊपर हम अगर देखते हैं तो अपना ट्रेड ऑलरेडी 1600 रुपये के आसपास, एक लॉट के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो 1600 रुपये के आसपास हम यहीं पे प्रॉफिट में है। हालांकि हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे है, हमने उसको अभी तक क्रॉस भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम 1600 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट में हैं ऑलरेडी। ओके, मेरा मतलब है कि कहने का कि आपको वहाँ तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक इवन क्रॉस करने से पहले ही आप उसको एग्जिट कर सकते हैं इतना प्रॉफिट निकाल कर। ओके, यहाँ पर भी आप सेम एग्जांपल देख सकते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट है इधर तक। ओके, यहाँ यहाँ से यहाँ तक रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देख सकते हैं कि कॉल और पुट दोनों दोनों एट द मनी उनका प्रीमियम सिर्फ 50 रुपये बचा हुआ है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से कम होती गई है। दिन भर रेंज बाउंड था तो यहाँ से और भी पॉसिबिलिटीज़ उसकी कम हो जाती है। लेकिन मान लो कि किसी ने लॉन्ग स्ट्रेडल यहाँ से एंट्री किया होता, यहाँ से स्टार्ट किया होता उसको, तो उसका कितना प्रॉफिट होता था? ओके, मतलब जिसने कॉल और पुट 50-50 रुपये में लिया होगा यहाँ से, इस पॉइंट से, यहाँ से एंट्री नहीं किया है, यहाँ से एंट्री किया है। ओके, तो उसका पुट के अंदर 400। ओके, यहाँ तक कोई वेट नहीं करेगा। पर मान लो कि आप जब यहाँ पर कहीं तो भी आप इतना प्रॉफिट कमा लोगे कि आप वहाँ से आप उसको स्टॉप लॉस लगा के या फिर कुछ भी करके उसको ट्रेल कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉफिट में यहीं पर आ जाओगे। इतने पॉइंट के अंदर ही आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो यहाँ तक तो आपका मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे। तो मेरा कहने का मतलब इसमें से ये था कि आपको एंट्री करने के बाद में एक्सपायरी तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बीच में कहीं भी उसको एग्जिट कर सकते हो, जैसे आप प्रॉफिट में आ जाए तो उस वक्त, या फिर
ऐसे पॉइंट पे एंट्री करो जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से एक शार्प मूव आने की पॉसिबिलिटीज़ अब ज़्यादा बन रही है। ओके, कहीं पर भी स्विंग के मिड मिड में या फिर मार्केट ओपन होते ही एंट्री कर लिया, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि मार्केट ओपन होते ही एंट्री कर लेते हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर वो होल्ड करके रखते हैं उसको एक्सपायरी तक। नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रीमियम डीके आपको बहुत ज़्यादा लॉस कर देगा, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री करते हो और इतना बड़ा रेंज है, इस रेंज के अंदर आपका मार्केट तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, 60-70% पॉसिबिलिटी है इसके अंदर कि वो इसी रेंज के अंदर क्लोज होगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग होगी तभी वो इस रेंज को ब्रेक करके चला जाएगा, क्योंकि 300 पॉइंट अप, 300 पॉइंट, 600 पॉइंट्स का रेंज है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनता है कि वो इसी रेंज के अंदर क्लोज होगा और आपका लॉसेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको उसको सुबह मॉर्निंग में लेकर उसको इवनिंग तक या फिर 3 बजे तक उसको होल्ड करके रखें तो उसका कोई मतलब नहीं। जिस जगह पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है निकाल लो। आपको बाकी दिन पड़ा पड़ा हुआ है, उसके अंदर आप दूसरे स्ट्रेटजीज यूज़ करके या फिर उस वक्त वहाँ पे जो एट द मनी जो होगा उसके अंदर एंट्री कर लीजिए फिर से, अगर आपको लगता है कि यहाँ से और अपसाइड का पॉसिबिलिटी है तो हमने अभी जो इसके ऊपर थोड़ा सा डीपली रिसर्च किया, तो हमें क्या पता चला इसके ऊपर से। तो हमें जो लॉन्ग स्ट्रैडल का पोजीशन है वो कभी भी स्विंग के मिडल में नहीं होना चाहिए अपना। अगर हम कभी भी अपना जो लॉन्ग स्ट्रैडल का पोजीशन है वो स्विंग के मिडल में आपको लगता है कि आप स्विंग के मिडल में हो, तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। आपका जो लॉन्ग स्ट्रैडल का पोजीशन अगर स्विंग के मिडल में है तो आप ब्रेक इवन पॉइंट को रीच नहीं कर पाओगे, उसकी वजह से आप एंड तक आप लॉस में ही रहोगे। फिर आपको लॉन्ग स्ट्रैडल को तभी ही यूज़ करना है जब आपको लगे कि आप ब्रेक इवन पॉइंट तक रीच कर सकते हो। मतलब कैसे है कि मान लो कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, आप जब एंट्री करते हो उस वक्त आपको पता होता है कि इसका प्रीमियम क्या है, और पुट का कॉल का और पुट का प्रीमियम पता होता है आपको, उसके ऊपर से आप ब्रेक इवन कैलकुलेट कर सकते हो। उसको आप कंपेयर कर सकते हो, आपका जो इंडेक्स है या फिर स्टॉक है उसका एवरेज मूवमेंट कितना है। ओके, उसके साथ आप कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि आप ब्रेक इवन को रीच कर सकते हो क्या। जैसे कि बैंक निफ्टी है, उसका एवरेज मूवमेंट 300 to 400 पॉइंट्स का है। तो मुझे अगर 300 पॉइंट्स या 350 400 पॉइंट्स तक मूव मतलब ब्रेक इवन रीच करना है, तो मेरा प्रीमियम कॉल और पुट का दोनों का एडिशन मिलाकर 300 या 400 पॉइंट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बराबर। जिस तरह से हमको 200 के नीचे अगर हमारा प्रीमियम है कॉल और पुट का, और बाकी सारी कंडीशंस मैच होती है, मतलब प्रीमियम 200 के नीचे होगा और बाकी सारी सिचुएशंस मैच होती है, उस केस में हम लॉन्ग स्ट्रैडल यहाँ पर बना सकते हैं। तो सूटेबल डे कौन सा है उसके लिए? तो अभी सूटेबल डे इस कंडीशन में जिस जहाँ पर आपका इंडिया विक्स 29-30 के आसपास चल रहा है, इसकी वजह से क्या है कि आपका जो बैंक निफ्टी की एट द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस जो है उसका जो प्रीमियम है वो एक्सपायरी डे के ऊपर 180-200 के आसपास होता है। ओके, तो ऐसे केसेस में हम इसको लॉन्ग स्ट्रैडल को यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि बैंक निफ्टी का एवरेज मूवमेंट 300 to 400 पॉइंट्स है, जो कि वो करता है नॉर्मल डेज में करता है। तो ये जो कॉल और पुट का, मान लो कि कॉल और पुट का 180 है या फिर 200 पॉइंट्स का है, तो 400 पॉइंट्स तक का हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल सकता है। इस बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैडल बना रहे हैं। ओके, मतलब शार्प मूव आएगा तो वो 400 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें दे सकता है। 100-200 पॉइंट, 300 पॉइंट्स तक भी जाएगा तो भी हम शॉर्ट टाइम में हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। हमें एंड तक होल्ड नहीं करना है, लेकिन शॉर्ट टाइम में हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। ऐसा एक्सपायरी डे को हम कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब सिनेरियो एक्सपायरी डे के ऊपर होता है, तो हम एक्सपायरी डे के ऊपर उसको स्पेसिफिक सिचुएशंस में जहाँ पे शार्प अपसाइड और मूव डाउन साइड का मूव आने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये अभी जो करंटली इंडिया विक्स चल रहा है उसके हिसाब से हम सिर्फ एक्सपायरी डेज पर ही इतना प्रीमियम देखेंगे। उतना प्रीमियम देखने के बाद में हमें वो स्पेसिफिक सिचुएशन ढूंढनी है जहाँ पे उसको शार्प अपसाइड और डाउन साइड मूव आएगा।
वो केसेस में ही हमें उसके अंदर एंट्री करना है। हम एक्सपायरी डे है तो डायरेक्टली उसके अंदर एंट्री कर लिया, ऐसा नहीं करना है। वो स्पेसिफिक सिचुएशंस ढूंढना है आपको जहाँ से अप साइड और डाउन साइड मूवमेंट, यानी जैसे कि ब्रेकआउट से कोई तो भी ब्रेकडाउन है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, वो चार्ट पैटर्न्स पे आप देख सकते हो। तो वो सिचुएशंस आपको ढूंढनी है, फाइंड करनी है, उसके बाद में आपको उसके ऊपर एंट्री करना है। और आपको एक छोटे टाइम स्पैन में अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपको वो प्रॉफिट लेके निकल जाना है, उसको होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपायरी के अलावा बाकी दिनों पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी को आप हर रोज़ जाके एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। कभी कभार वर्क कर सकता है लेकिन बहुत टाइम आपको ये लॉसेस देके जाएगा। जो आपने कभी कभार प्रॉफिट कम जो मिला है आपको, वो लॉसेस में कन्वर्ट कर देगा इसको, ये स्ट्रैटेजी। तो आपको हर दिन ये यूज़ नहीं करना है। एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर आप हर दिन शेयर मार्केट में जाके पैसा नहीं कमा सकते, आपको चेंजेस करते रहना चाहिए। और ठीक है ना, हफ्ते में से 5 दिन में से आपको एक दिन के लिए एक स्ट्रैटेजी मिल जाती है, बाकी 4 दिन का आपको सिर्फ चेक करना है। और ब्रेकआउट से अच्छी स्ट्रैटेजी कोई नहीं मेरे ख्याल से, अगर ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हो तो। ब्रेकआउट्स ढूंढिए, उसके अंदर कॉल पुट जो भी आपको लेना है ले सकते हो। आपको पोजीशन होल्ड करके रखना नहीं है। जितने जल्दी आप पोजीशंस को एग्जिट करते हो उतना आपके लिए अच्छा है, तो वो आप देख सकते हो। अगर हमें बाकी दिनों के ऊपर इसको ट्राई करना है तो हमको वेट करना पड़ेगा इंडिया विक्स को 20 के नीचे आने के लिए, क्योंकि उस वक्त क्या है कि आपका वॉलेटिलिटी कम हो जाएगा और प्रीमियम्स जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त आप ब्रेक इवन पॉइंट को रीच कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त भी आपका मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी का वो उतना ही रहेगा। अभी यहाँ पे इंडिया विक्स बड़ा है लेकिन मूवमेंट उतना नहीं हुआ है। ओके, बाकी दिनों के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपको बाकी दिनों को भी ट्राई करना है ये स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक सिचुएशंस के ऊपर, तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी इंडिया विक्स 29 to 30 के रेंज में चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है प्रीमियम्स के लिए। इसके आगे क्या, तो हमने अभी यहाँ तक देखा है कि थियोरेटिकल नॉलेज हमको जो चाहिए था लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में वो हमें मिल गया। फिर उसके बाद में हमें उसका थोड़ा सा रिसर्च किया कि एक्चुअल में उसके अंदर होता क्या है। तो हमें इतना पता चला कि हमें इसको होल्ड नहीं करना है। ओके, एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करना है, बीच में हमें प्रॉफिट मिलता है निकाल लो उसको। ओके, तो मैं कुछ स्टेप्स बताना चाहूँगा कि इसके आगे आपको करना क्या है अगर आपको लॉन्ग स्ट्रैडल यूज़ करना है तो। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको डायरेक्टली इसको लाइव मार्केट में यूज़ नहीं करना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करने के लिए। ओके, इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको जितने कंसेप्ट चाहिए वो सब आपको सीखने पड़ेंगे। ओके, जैसे कि आपको चार्ट्स पैटर्न आने चाहिए, फिर प्रीमियम डीके का इफेक्ट कैसे हो रहा है वो मैंने यहाँ पे जो बताया वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपको बाकी जो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें चाहिए उसको बेसिक कंसेप्ट वगैरह जो भी है वो सब आपको सीखने पड़ेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि आपको 15 दिन हुए 10 दिन हुए और आपने कुछ सीखा नहीं और पैसे लेके फिर अच्छी स्ट्रैटेजी दिख रही है चलो डायरेक्टली मार्केट में जाते हैं, तो नहीं। आपको आपका कैपिटल सेव करना है और रिस्क को आपको समझना है। ओके, उसके बाद में जब आपको एंट्री करना है, एंट्री करने का टाइम जब आएगा तो आपको मार्केट को चेक करना है कि यहाँ से एक शार्प मूव का पॉसिबिलिटी है क्या। अगर होता है पॉसिबिलिटी तब ही एंटर कीजिए, मतलब कुछ भी सोच के मत एंटर कीजिए डायरेक्टली। अगर वहाँ पे शार्प मूव का पॉसिबिलिटी है तभी ही आपको इसके अंदर प्रॉफिट होने वाला है, अदरवाइज़ आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अगर ये स्ट्रैटेजी आपको ट्राई करना है लाइव मार्केट में, उसके पहले आपको पेपर ट्रेड करना पड़ेगा इस स्ट्रैटेजी को कम से कम 10 बार। बहुत सारे लोग ऐसे जो स्ट्रैटेजी को लेते और डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, उसके अंदर आपको समझ में नहीं आता। किसी भी चैनल पे से आप स्ट्रैटेजी को पढ़ते हो, लर्न करते हो, सीखते हो, देखते हो डेमो में, तो आपको उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। जो सामने वाले को पता है वो आपको 100% पता होगा, नहीं गारंटी। सामने वाला, मैं ही नहीं, अगर कोई कौन से भी चैनल पे आप लाइव ट्रेड देखते हो तो वो सामने वाला बंदा कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है वो उसने सीखा होता है, उसके पीछे उसके बहुत सारे लॉसेस प्रॉफिट होते हैं ऑलरेडी, उस वो सब चीज़ों में से गया होता है, तो उसको पता होता है कि कहाँ पे क्या करना है। आप सिर्फ एक वीडियो देख के डायरेक्टली उसको अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पेपर ट्रेड करना ही पड़ेगा।
विदाउट पेपर ट्रेड आप करते हो, एक आध बार 2 बार आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जिस बार लॉस होगा ना वो सारे प्रॉफिट आपके लेके जाएगा। तो आपको पेपर ट्रेड करना ही करना है। पेपर ट्रेड करने के बाद में फिर आपको चेक करना है कि आपका पेपर ट्रेड, मान लो कि 10 ट्रेड आपने किए, उसमें से आपके कितने ट्रेड्स सक्सेसफुल हुए हैं, मतलब कितना रेशियो है उसका, प्रॉफिट रेशियो। अगर वो 10 में से आपके 6, 7, 8, इन तीनों में से कौन सा, जितने नंबर आपके मैच होते हैं कि ओके मेरा 7 बार, 10 में से 7 बार मुझे प्रॉफिट हुआ है, 8 बार मुझे प्रॉफिट हुआ, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो अच्छा दिख रहा है। ओके, तो अगर ऐसा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं जब आपको एंट्री करना है तब। ओके, तो ये आपको चेक करना है। ये सब आप पेपर ट्रेड करने के बाद ही पता करेंगे। आप बेकार में उसको लाइव मार्केट में ट्राई करेंगे, लाइव मार्केट में हम 10 ट्रेड ले सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते उतना, आपको पेपर ट्रेड में ही करना पड़ेगा। आप पेपर ट्रेड के लिए कोई टूल यूज़ करते हो करो, नोटबुक पेन यूज़ करते हो वो करो, कुछ भी करो, लेकिन पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड करने के बाद में ही आपको पता चलेगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में कितना पता है। कोई भी स्ट्रैटेजी, ये तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, कितनी भी सिंपल हो, आपको पेपर ट्रेड करना ही करना है उसका। अगर आपका प्रॉफिट रेशियो जो है वो आपको फेवरेबल नहीं है, मतलब आपके जो काउंट्स है वो 5, 4, 3, 2 ऐसे इसमें से आते हैं, तो आपको वो स्ट्रैटेजी को सीखना पड़ेगा, आपको ढूँढना पड़ेगा कि आप कहाँ पे कमियाँ रह रही है आपकी, कौन सी चीज़ में आप कम मतलब सीख रहे हैं, या फिर आपको क्या चीज़ें आपको पता नहीं है, या फिर हम कोई एग्जैक्ट ऐसी सिचुएशन है उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारा एनालिसिस कहीं गलत हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ओके, मैं अभी इस लेवल पे आ गया हूँ कि मुझे उसका 6, 7 या फिर 8, 10 में से 7, 8 इतने मेरे ट्रेड्स जो है प्रॉफिट में जाते हैं। लेकिन ये यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत सारे लॉसेस भी किए हुए हैं। पेपर ट्रेड तो किया ही था, उसके बाद में मेरे पास फिर से लॉसेस भी हुए हैं। तो मैंने हर एक वेरिएशन में उसको ट्राई किया था इस स्ट्रैटेजी को, तो लॉसेस, बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। ओके, तो लॉसेस आपको अगर कम करने होंगे 10 बार पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रही है, जिसकी वजह से आपके लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे और आपका परफेक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा उसके बारे में। 10 में से 10 ट्रेड आपके प्रॉफिट में नहीं आ सकते, किसी भी स्ट्रैटेजी में नहीं आ सकते। हाँ, 10 में से 8 आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, 10 में से 7 आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, तो वो आप कीजिए, स्टॉप लॉसेस लगा दिए, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी कौन सी भी अप्लाई कीजिए, स्टॉप लॉसेस वगैरह, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रूल्स है, वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, जिससे आपका लॉस कम होगा। और पेपर ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए स्ट्रैटेजी अप्लाई करने से पहले। ओके, तो ये सब चीज़ें मुझे आपको बताना था, और ट्राई कीजिए उसको।